बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी का सेक्शन नंबर 1 वेव्स एंड ऑसिलेशंस उसका क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, राइट इट्स इक्वेशन ऑफ मोशन एंड फाइंड इट्स सॉल्यूशन, आल्सो कैलकुलेट इट्स एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। बच्चों, कोई भी हार्मोनिक ऑसिलेटर जिसके पाथ ऑफ मोशन में आपको रेजिस्टिव मीडियम रख दें उसको आप बोलते हैं डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। इससे उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ करता चला जाता है और आहिस्ता आहिस्ता एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन उसका ज़ीरो हो जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट अगेन एट रेस्ट में चला जाता है, मीन पोजीशन पे चला जाता है। हम सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल ही ले लें, उसको जब हम एक पोजीशन यानी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक ले जाते हैं और देन रिलीज़ करते हैं तो वो उस मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो यानी पॉइंट ए और बी हमने पिछले क्वेश्चन में कहा था उस पर मूव करता रहता है। ठीक है, कब मूव करता रहेगा? जब हम जो रेजिस्टिव फोर्स है, ड्रैग फोर्स है या रेजिस्टेंस है सारी, उसको हम निगलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर वो हम कहें कि वो मौजूद है दरमियान में, उस सूरत में फिर उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ग्रेजुअली डिक्रीज़ करता चला जाएगा और कुछ टाइम गुजरने के बाद आप देखेंगे कि सिंपल पेंडुलम अगेन अपनी मीन पोजीशन पे आ चुके हैं। ठीक है, ये सारा डैम्प्ड ऑसिलेटर कहलाएगा। तो फिर डिफाइन ऑसिलेटर विच मूव्स इन अ रेजिस्टिव मीडियम अंडर रिस्टोरिंग फोर्सेस कॉल्ड डैम्पिंग या डैम्प्ड ऑसिलेटर। इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन आपने बनानी है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ी है। तो एक ऑसिलेटर जब अंडर डैम्पिंग है उस वक्त उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बननी चाहिए? तो ये हमारे पास एक स्प्रिंग मैश सिस्टम है, उसमें स्प्रिंग के साथ एक मैश अटैच्ड है जिसके साथ हमने जो एक वेन मतलब एक ब्लेड कह लें, एक जो है वो चपटी कह लें, जिसको हमने किसी रेजिस्टिव मीडियम के अंदर इंसर्ट किया हुआ है। और जो ही ये मैश टू एंड फ्रो मूव करेगा इस मेन पोजीशन के, तो ये जो वेन है, ये जो ब्लेड है, प्लेट है, ये इस रेजिस्टिव मीडियम में इमर्स की गई है। ये ड्रैग फोर्स जो है वो फील करेगी, जो ऑब्जेक्ट या मैस एम पे फील होगी। तो उस सूरत में फिर हम इसको डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर बोलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ रिस्टोरिंग फोर्स इस पर जो अप्लाई हो रही है वो इक्वल टू माइनस के एक्स है, पीछे बात हो चुकी। जो ड्रैग फोर्स है, जो रेजिस्टिव फोर्स है, जो डैम्पिंग फोर्स इस पर अप्लाई हो रही है वो एफ डी इज इक्वल टू 6/η/r/v होता है। ठीक है, इसमें जो 6 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ईटा उसमें जो है वो कांस्टेंट डेंसिटी उस मटेरियल की, और आर रेडियस है उस ऑब्जेक्ट का जो उस फ्लूइड में या उस मीडियम में जो है वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, और वी उसकी वेलोसिटी है। सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं मास वाई वी के, तो सारे को आप बी कह लें, तो एफ डी इज इक्वल टू माइनस बी वी आ जाएगा। माइनस क्यों है? माइनस इस वजह से है कि आपकी जो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और रिस्टोरिंग फोर्स इसकी अपोजिट डायरेक्शन में है, अगेन मीन की तरफ है, इस वजह से। तो एफ इज इक्वल टू माइनस बी वी। नेट फोर्स जो होगी इस पे डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर पे अप्लाई होगी, वो एक रिस्टोरिंग फोर्स है और दूसरी जो है वो ड्रैग फोर्स है। दोनों को आप एडअप करें, यू विल गेट एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस बी वी। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह न्यूटन सेकंड लॉ में कहता है कि एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। ये भी फोर्स है। इक्वेशन 1 और 2 दोनों जो है वो इक्विवेलेंट हैं। यू कैन कंपेयर दीज टू इक्वेशंस। सो कंपेयरिंग यू विल गेट के एक्स माइनस बी वी इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर। एक्सेलरेशन जो है वो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, सो यू कैन राइट एम डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें, ये दोनों टर्म्स जो है लेफ्ट वाली या ये टर्म्स उठा कर उधर ले जाएं, यू विल गेट एम डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस बी वी इज इक्वल टू 0। अब m जो है ये वाला, ये आप हर टर्म के साथ डिवाइड कर दें, विल गेट डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस के ओवर एम प्लस बी ओवर एम इंटू वी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस टर्म को मैं पहले लिख रहा हूँ, इसको बाद में लिख रहा हूँ, सीक्वेंस बन जाएगा डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर
प्लस बी ओवर एम इंटू वी प्लस के ओवर एम इंटू एक्स इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है आपकी डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की। बच्चों ये बड़ा वाज़ेह है। देखें पीछे हमने जब सिंपल पेंडुलम की इक्वेशन पढ़ी है जिसमें हमने डैम्पिंग नहीं लिया, उसमें वो डैम्प्ड मोशन आपकी नहीं थी, तो उस सूरत में जस्ट ये था डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस के ओवर एम इंटू एक्स इक्वल टू 0। अब चूँकि डैम्पिंग आ गई है, बी वाला फैक्टर आ गया है जो कि डैम्पिंग की वजह से है, तो ये वाला फैक्टर आप देख लें, ये भी आप इसमें लिखेंगे डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3, ये आपका एक पार्ट यहाँ तक हो गया कि राइट इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसमें आप थोड़ी सी जो है वो सपोजिशन करेंगे, आप बी ओवर एम जो है इसको 2 बीटा के इक्वल कह लें। ठीक है, और के ओवर एम आप जानते हैं वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। तो उसके बाद आप ये वाली वैल्यू पुट कर दें इस क्वेश्चन में, दैन यू विल गेट डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा डी एक्स ओवर डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 4। अब बच्चों ये है आपकी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका सोल्यूशन बनता है इस तरह से, एक्स इक्वल टू ए ई रेज़्ड पावर म्यू टी। ये मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स में आप पढ़ेंगे 9th 10th चैप्टर में। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन जो है उसमें से एक पॉसिबिलिटी ये भी होती है, ये जो है ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन बनता है। ठीक है, अब चूंकि ये वाली इक्वेशन इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो दिस इक्वेशन मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो आप x की जो वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप ए ई रेज़्ड पावर म्यू टी पुट कर दें। ठीक है, ये मैंने इसमें पुट कर दिया है। ठीक है, इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया, फर्स्ट टर्म को 2 टाइम्स, फिर अगेन 1 टाइम उसको डिफ्रेंशिएट किया, और ओमेगा स्क्वायर ए ई रेज़्ड पावर म्यू टू इक्वल टू 0। ये फैक्टर सब के साथ है, उधर जाकर ख़त्म हो जाना है। यू विल गेट बी स्क्वायर प्लस 2 बीटा म्यू प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन जो है ये क्वाड्रेटिक है इन यू में। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप जानते हैं जो है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर ओवर 4 माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, इसमें a जो है वो यू स्क्वायर के साथ है जो 1 है, और b जो है इसमें वो 2 बीटा है, c इसमें ओमेगा स्क्वायर है। इसको आप अप्लाई करेंगे, यू विल गेट म्यू दिस वन। ठीक है, यहाँ से 2 बाहर आएगा, इससे कट जाना ये इस 2 और इस 2 से, तो 2 वैल्यूज़ आएंगी आपके पास म्यू की प्लस माइनस के साथ। एक को आप म्यू 1 कह लें प्लस वाली, माइनस बीटा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर रूट, और म्यू 2 इक्वल टू माइनस बीटा माइनस बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक है, अब ये 2 सोल्यूशन जो हैं, ये 2 रूट्स जो हैं ये आई हैं ओमेगा म्यू 1 और म्यू 2 की सूरत में। अब चूंकि हम पढ़ रहे हैं बच्चों डैम्पिंग इक्वेशन, डैम्पिंग मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये। वो कहता है कि डैम्पिंग मोशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन स्प्रिंग फोर्स इज ग्रेटर दैन डैम्पिंग फोर्स। जो आपने स्प्रिंग पे फोर्स लगाई है या दूसरे लफ्ज़ों में जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो आपकी डैम्पिंग फोर्स से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी जो डैम्पिंग फोर्स है वो लेस दैन होती है डैम्पिंग फोर्स, उस सूरत में आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एम्पलीट्यूड ऑफ किसी भी एम्पलीट्यूड से मूव ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ड्रैग फोर्स आपकी जो रेजिस्टिव फोर्स है वो आपकी रिस्टोरिंग फोर्स से ज़्यादा है, तो ऑब्जेक्ट ने मूव ही नहीं करना। तो इसलिए ओमेगा स्क्वायर का बी स्क्वायर से ग्रेटर होना बहुत ज़रूरी है, जबकि हमारे पास जो स्क्वायर रूट में आ रहा है बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, जबकि रियल केस में बी स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन बी स्क्वायर। समझ रहे हैं ना किस वजह से? एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि अगर बी स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर से ग्रेटर होने का मीन ये है कि बी जो है वो डैम्पिंग वाला फैक्टर है। इसका मतलब होगा बी स्क्वायर जब ओमेगा स्क्वायर से ग्रेटर हो जाएगा तो डैम्पिंग फोर्स जो है वो ग्रेटर हो जाएगी आपकी अप्लाइड फोर्स से या रिस्टोरिंग फोर्स से। उस सूरत में फिर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होना ही नहीं है, ऑब्जेक्ट ने मूव ही नहीं करना। तो डैम्पिंग हम पढ़ रहे हैं डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो ऑसिलेटर ही नहीं रहेगा, ऑब्जेक्ट का ट्रस्ट चला जाएगा। ठीक है, इस वजह से आप कहेंगे कि ओमेगा स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन बी स्क्वायर। हमारे यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, इसको फिर आपको कैसे सॉल्व करेंगे, आप माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जो कि स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब ये आप जानते हैं -1 का स्क्वायर रूट या आयोटा के इक्वल होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। आप कहेंगे इसे आयोटा इनटू, इसको आप ओमेगा प्राइम कह लें। ठीक है, तो म्यू 1 फिर आपके पास जो है ये 2 वैल्यूज़, ये माइनस बी प्लस आ जाएगा आयोटा ओमेगा प्राइम, और म्यू 2 आ जाएगा माइनस बीटा
माइनस आयोटा ओमेगा प्राइम, ये दो वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं। अब चूँकि करस्पॉन्डिंग सोल्यूशन जो इक्वेशन का होना चाहिए वो पीछे हमने पढ़ा है कि x जो है आपका इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो बन रहा है ये वाला, ये इस इक्वेशन को सोल्यूशन को आप देखें, x इक्वल टू ए ई रेज़्ड पावर म्यू इंटू टी। अब म्यू की दो वैल्यूज़ आई हैं तो आप सेपरेटली उनको लिखेंगे म्यू 1 इंटू टी प्लस म्यू 2 इंटू टी। ठीक है, तो ये देखें आप, ये कर रहे हैं आप, ये देखें x इक्वल टू x1 प्लस x2 और a ई रेज़्ड पावर म्यू 1 इंटू टी, x और x की वैल्यूज पुट की जा रही हैं, और a2 ए रेज़्ड पावर म्यू 2 इंटू टी। म्यू 1 की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट की, म्यू 2 की वैल्यू फाइंड आउट की, इसमें पुट करें और आप इसको सॉल्व करें, इसको मल्टीप्लाई कर दें, ई रेज़्ड पावर माइनस बीटा टी प्लस आयोटा ओमेगा डैश इंटू टी। ठीक है, ई रेज़्ड पावर माइनस बीटा टी हर एक के साथ है वो कॉमन ले लें, अंदर बचेगा a1 ई रेज़्ड पावर आयोटा ओमेगा टी, ओमेगा प्राइम टी सॉरी, यहाँ पे प्राइम होना है, प्लस a2 ई रेज़्ड पावर माइनस आयोटा ओमेगा प्राइम इंटू टी। अब आप जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल वाला जो कंपोनेंट है ई रेज़्ड टू पावर वो कॉस ओमेगा टी प्लस आयोटा साइन ओमेगा टी में आते हैं। ठीक है, तो इसको आप ओपन करेंगे, यू विल गेट कॉस ओमेगा डैश टी प्लस आयोटा साइन ओमेगा डैश टी, और ये जो माइनस वाली टर्म है ये कॉस ओमेगा डैश टी माइनस आयोटा साइन ओमेगा डैश टी में चला जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करें, अंदर a1 को मल्टीप्लाई करें, a2 को मल्टीप्लाई करें और रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग-अलग करें, मतलब कॉस ओमेगा डैश टी और साइन ओमेगा डैश इंटू टी, इसके आप फैक्टर्स अलग-अलग कर लें, यू विल गेट फाइनल इक्वेशन एज x इक्वल टू ई रेज़्ड पावर माइनस बीटा टी a1 प्लस a2 कॉस ओमेगा डैश टी प्लस a1 माइनस a2 साइन ओमेगा डैश इंटू टी। बच्चे इससे आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है? अब बच्चों देखो, हम चूँकि इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्कस कर रहे हैं, लेफ्ट साइड पे हमारी डिस्प्लेसमेंट आ रही है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की, तो राइट साइड पे चूँकि क्वालिटी का साइन है तो राइट साइड पे भी डिस्प्लेसमेंट ही होनी है, और डिस्प्लेसमेंट इज़ अ रियल क्वांटिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रियल है, तो इस वजह से फिर आप क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर मस्ट बी रियल, देयरफॉर राइट हैंड साइड ऑफ द अबव इक्वेशन मस्ट बी रियल। इस सारी ये इक्वेशन भी रियल होनी चाहिए। ये कब रियल होगी? जब a1 और a2 एक दूसरे के कम्प्लेक्स कंजुगेट है। कम्प्लेक्स कंजुगेट मीन क्या है? a1 अगर a प्लस आयोटा b है तो a2 a माइनस आयोटा b होना चाहिए। अब दोनों का आप ऐड करें, ठीक है, यू विल गेट 2 a और इनको a1 से a2 आप सब्ट्रैक्ट करें, ये आ जाएगा 2 आयोटा इंटू b। ठीक है, सो x इक्वल टू ई रेज़्ड पावर माइनस बीटा इंटू टी, आप a1 प्लस a2 की जगह पे जो आपने ये फाइंड आउट किया 2a पुट करेंगे, और a1 माइनस a2 की जगह पे 2 आयोटा b पुट करेंगे। एक आयोटा ये, एक आयोटा ये, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी x ई रेज़्ड पावर माइनस बीटा टी 2a कॉस ओमेगा डैश टी माइनस 2b साइन ओमेगा डैश इंटू टी। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 5। अब बच्चों हमने एक क्वेश्चन पढ़ी है पीछे, वेव इक्वेशन जो है उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो होती है x इक्वल एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस 5। इसमें आपको पता है कि ये वाली जो टर्म है, ये वाली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ये एम्पलीट्यूड होता है, और ये जो सेकंड टर्म है ये आपको फेज बताती है। ठीक है, इसी तरह अगर y एक्सिस के अलॉन्ग आपकी वेव मूव कर रही है तो y डिस्प्लेसमेंट, y के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो y m साइन ओमेगा टी प्लस 5, इसमें ये आपका एम्पलीट्यूड होता है और ये वाला आपका फेज होता है। तो बिल्कुल क्लियर है यहाँ से। इस सूरत में फिर अगर इस इक्वेशन का इन इक्वेशंस के साथ, ये आपने लिखना नहीं है, बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है यहाँ पे, ये आपके पास जो है वो एम्पलीट्यूड बनना चाहिए और ये आपका फेज बनना चाहिए। ठीक है, इसी तरह ये एम्पलीट्यूड बनना चाहिए और ये फेज बनना चाहिए। ठीक है, तो इस सूरत में फिर देखें आप, मैं कह देता हूँ कि जो 2a है वो एम्पलीट्यूड है जो कि एक्स एम कॉस फाई के इक्वल है। कॉस फाई आप जानते हैं, सिर्फ ये बता रहा है आपको कि आपकी जो इक्वेशन है, आपकी जो मोशन है वो मीन से स्टार्ट हो रही है या एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और जो 2b है वो भी एम्पलीट्यूड ही है जो कि एक्स एम साइन फाई। आप कहते हैं कि ये वाली इक्वेशन, ये वाली जो है इक्वेशन वो उस वेव को डिनोट करती है जो मीन से स्टार्ट करती है, और ये वाली जो है वो एक्सट्रीम से स्टार्ट करती है। ठीक है, तो क्लियर हो जाना चाहिए कि 2a और 2b यहाँ पे एम्पलीट्यूड्स ऑफ वाइब्रेशंस हैं, और कॉस ओमेगा प्राइम टी और साइन ओमेगा प्राइम टी ये
फेज ऑफ द क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 2a की जगह पे ये और 2b की ये वैल्यू ये आप इस क्वेश्चन में पुट करें। क्वेश्चन नंबर 5 में यू विल गेट फाइनल क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से xm cos phi ओमेगा डैश टी माइनस xm sin phi sin ओमेगा डैश इंटू टी, ठीक है। xm e रेज़ पावर माइनस बीटा टी, xm दोनों के साथ आप बाहर ले लेंगे तो ये आपका बनेगा cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा, ये बन जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा में, ठीक है। तो इसको आप जो है वो सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं xm e रेज़ पावर माइनस बीटा टी cos ओमेगा प्राइम इंटू टी प्लस 5। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 6। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, यहाँ तक हमने पहुँचना था। दिस इज इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। बिल्कुल क्लियर है कि अगर हम विदाउट डैम्पिंग देखें तो हमने इस तरह से इक्वेशन निकाली थी। x जो था वो xm cos ओमेगा टी प्लस 5 था। अब चूँकि हमने डैम्पिंग जो है वो डैम्पिंग मीडियम इंसर्ट कर दिया है तो उस सूरत में एक नया फैक्टर आ जाता है जिसे हम बीटा कह रहे हैं या बी कह रहे हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये इक्वेशन में ये चीज़ मौजूद है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, तो ये इस तरह से मौजूद है। अब अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहें तो इस तरफ से आप डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है एक डायरेक्शन में, ये दूसरा है xm, और इस तरफ जो है वो आपका टाइम है। तो आप देख रहे हैं कि इनिशियली एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है ग्रेजुअली उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कम होता 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 ऑलमोस्ट अप्रोचेस टू जीरो हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी वो आपसे पूछ सकता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। जानते हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा प्राइम ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल है, पीछे हमने ये बात प्रूव की है। ओमेगा स्क्वायर के ओवर एम के इक्वल है और 2 बीटा हमने बी ओवर एम के इक्वल कहा था, ठीक है। यहाँ से आप बीटा निकालें बी ओवर 2m आ जाएगा, इसमें पुट करें यू विल गेट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के ओवर एम माइनस बी ओवर 2m होल स्क्वायर। ये है जी आपकी डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी। अब अगर एक स्पेशल केस है, अगर डैम्पिंग ना हो यानी बी इक्वल टू 0 हो तो इसमें आप पुट करें यू विल गेट ओमेगा प्राइम इज इक्वल टू ओमेगा। मतलब डैम्पिंग नहीं है तो जाहिर सी बात है आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर है और उसकी फ्रीक्वेंसी की ओवर एम स्क्वायर रूट होती है, वो आप यहाँ पे वेरीफाइड है। उसके बाद इसका एम्पलीट्यूड निकालना चाहें तो एम्पलीट्यूड इसका कहाँ से निकलेगा। हम जानते हैं कि ई जो एम्पलीट्यूड है वो ए ई रेज़्ड पावर माइनस बी बीटा इंटू टी है। क्वेश्चन नंबर 6 पे हमने ये बात प्रूव की है, ये क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ी है जी। इसमें हमने देखा है कि xm e रेज़्ड पावर माइनस बीटा टी cos ओमेगा डैश टी प्लस 5। आपको पता है कि ये जो सारी टर्म है ये एम्पलीट्यूड होता है और ये आपका जो है वो फेज़ को बता रही होती है। तो इस तरह से फिर आपके पास एम्पलीट्यूड आ जाएगा ए या xm भी आप कह सकते हैं ई रेज़ पावर माइनस बी टी ओवर 2m। अब बीटा की वैल्यू आप पीछे निकाल चुके हैं, यहाँ से बीटा जो है वो आपका बी ओवर 2m के इक्वल है। यहाँ आप इसकी बीटा की वैल्यू पुट कर दें बी टी ओवर 2m, तो ये आपका एम्पलीट्यूड निकल आएगा फाइनल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि अगर आप B0 पुट करें मीन आपका रेजिस्टिव मीडियम नहीं है, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं है, उस सूरत में एम्पलीट्यूड आपका उसी एम्पलीट्यूड के इक्वल आ रहा है जो कि हार्मोनिक ऑसिलेटर का है, ठीक है बच्चों। अल्लाह हाफिज़।